Hi friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE Hindi on India's largest learning platform Unacademy। बच्चों ये है अनअकैडमी, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और इस पे मैं हूं निशांत श्रीवास्तव। वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। 9 अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं, जो अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से दिया गया है। बाय क्वालिफिकेशन एमए एमफिल हूं। बहुत सारे मैगजीन्स में मैंने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं t.me unacademy_निशांत श्रीवास्तव। इस पे आप जब फॉलो करेंगे तो फिर बच्चों आपको रेगुलर मोड पे मेरी क्लासेस, उसके अपडेट्स और सारी चीजें मिल सकेंगी। बच्चों आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने एकेडमी के बारे में और एक नए शुरू हो रहे प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। वो चीजें मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूं। उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है, दैट इज ऑन सार्क। सार्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग दक्षेस भी कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उससे पहले मैं अपने संस्थान के संबंध में आपको कुछ सूचनाएं प्रदान कर दूं। बच्चों ये है अनअकैडमी, और अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेने के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं और बहुत अनलिमिटेड अनलिमिटेड बेनिफिट्स गेट करते हैं। जैसे आप डेली लाइव क्लासेस करेंगे, जिसमें आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और जिस समय क्लास चलती रहती है उस समय आप पोल्स के थ्रू उनसे आंसर भी ले सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, यानी आपके तैयारियों को ऑनलाइन बेस्ट कराने के लिए, सिलेबस ऑनलाइन तैयार करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन और माध्यम है। लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको इनबिल्ट करता है कि आप जो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स हो रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड, उसके आप इन्वॉल्वमेंट को जान सकें और उसमें आप सफल हो सकें। और अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 आपको परफॉर्म कराता है, ताकि आप अपने पूरी की पूरी क्लासेस को ऑन टाइम कवर कर सकें, जब मर्जी उस समय अपनी क्लासेस को कर सकें। हालांकि जो लाइव का टाइमिंग होता है, उस लाइव के टाइमिंग पे ही आप लाइव कर पाएंगे। बच्चों अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को आप लेने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड वर्जन का फोन है तो, और उससे आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप ऐप स्टोर से, अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे 100+ टॉप एजुकेटर्स के साथ बात कर सकते हैं, जो कि आपको अपने सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिल सकेगा। बच्चों इसके लिए आपको 2 तरह का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जाता है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन। प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट मिलता है लाइव क्लासेस का, टेस्ट सीरीज का, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का। इसके लिए 1 ईयर का कोर्स आपको 49,500 का है, जो मेरे कोड निशांत 1 कोड यूज करके आप 10% ऑफ पे 44,550 44,550 में ले सकते हैं। 2 साल का कोर्स 72,000 का 64,800 में, और 3 इयर्स 90,000 के कोर्स को आप 81,000 में अवेल कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे प्रेस करना पड़ेगा और साथ ही इस कोड का यूज करना पड़ेगा। आपको अनअकैडमी देता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, तो प्लस कोर्स के सारे बेनिफिट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनल कोच, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल सकते हैं। साथ ही आपके डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट चेक हो सकते हैं, स्टडी प्लानर होगा और पर्सनलाइज फीडबैक होगा। इन सारी चीजों के थ्रू आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को बढ़ा सकते हैं। 69,500 फीस है, जो मेरे कोड निशांत 1 का यूज करने का 10% डिस्काउंट पे 62,550 में, और 2 साल का कोर्स 96,300 और 3 साल का 126,900 में मिल सकता है। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरे कोड निशांत 1 का यूज करेंगे और 10% ऑफ आपको मिलेगा। बच्चों आप ऑप्शनल जो एक
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके लिए 1 ईयर के लिए 27,500 पे करना पड़ता है। लेकिन जैसा अभी भी मैंने बताया, मेरे कोड निशांत 1 को अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और यही कोर्स आपको 24,750 में मिलेगा और 2 साल 36,000 तो 3 इयर्स का 45,000 में अवेलेबल होगा। बच्चों, कभी भी जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए मिनिमम 1 साल का जरूर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि 1 साल के सिलेबस में ही कम से कम आप सिलेबस से परिचित हो सकते हैं। उससे कम के आपके पास में ऑप्शंस हैं, बट इट इज नॉट सो वर्दी। आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत फायदा करता है। बच्चों, अभी आपको मैं जो सूचना देने वाला था उसमें मैं आपको बताऊं कि अब एक कॉम्बैट प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से, जो कि अब नेक्स्ट 20 तारीख को होने वाला है, यानी कमिंग संडे को होने वाला है 11 बजे दिन से। बच्चों, इस कॉम्बैट में आप थाउजेंड्स ऑफ लर्नर के साथ अपने आप को कॉम्पीट कर सकते हैं और एवरी फोर्टनाइटली इसको देख सकते हैं। ये एक कंपटीशन है जो आपको फॉर्मेट होता है 45 मिनट्स का, जिसमें 6 सेक्शन होते हैं 60 क्वेश्चंस के, और ये स्कोर्स होते हैं। 13 कॉम्बैट होंगे जो ऑल्टरनेट संडेज को होंगे और इसके लिए आपको बहुत सारे इनाम भी रखे गए हैं। जैसे फर्स्ट प्राइज आपको एप्पल का मैक एयर रखा गया, सेकेंड एप्पल का आईपैड मिनी है, एप्पल के एयरपॉड्स हैं और अमेजन वाउचर्स हैं जो कि टॉप 100 रैंकर्स को दिए जाएंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कराइए। रजिस्टर कराने के लिए आप मेरे कोड निशांत 1 का यूज जरूर करें। बच्चों, एक और एक्साइटिंग चीज आपको बता रहा हूं। बच्चों, ये चल रहा है दिसंबर एंड, अब सिर्फ 6 महीने हमारे पास है। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2021 देन यू हैव वेरी लेस टाइम, अब काउंटडाउन बिगिंस। तो इसलिए अनअकैडमी आपको 2021 में पूरी तरह से सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए आपके लिए बहुत सारे चैंपियनशिप प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। 15 दिसंबर से बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं आपको, जिसमें 14 दिसंबर से एक क्लास स्टार्ट हो रहा है प्रिलिमिनरी का, 2022 के लिए 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 2023 के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बस इसमें रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराने के लिए आप निशांत 1 कार्ड का यूज करें और मंडे टू सैटरडे मेरी क्लासेस ऐप पे 10 PM से आप ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज। आप मंडे टू सैटरडे की क्लास में, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे में इवैल्यूएशन करता हूं, जिससे आपको अपनी तैयारियों का पता चलता है। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मेजर टॉपिक को, जो टॉपिक आपको बताएगा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ये है सार्क, जिसको हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बच्चों, ये जो सार्क है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। बेसिकली जब साउथ एशियन एसोसिएशन की हम लोग बात करते हैं तो आप जानते हैं विश्व की सबसे इमर्जिंग ये कंट्रीज थी, ऐसी कंट्रीज जो इमर्जिंग कंट्रीज थी, और इन कंट्रीज में आपसी कोऑपरेशन की आवश्यकता महसूस हुई, खासकर दक्षिण एशिया के संदर्भ में। आपको मालूम है कि 80s के समय में अगर आप देखते हैं तो विश्व 2 ध्रुवीय था, देयर वर 2 पोल्स, और उस समय पीक पे 80s में दोनों ध्रुवों के बीच युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। दैट वाज नॉट अ अग्रेसिव एंड लाइव वॉर, बट इट वाज अ कोल्ड वॉर। एक तरफ रूस नेतृत्व कर रहा था तो दूसरी तरफ उसका नेतृत्व अमेरिका के पास था। भारत और साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को किसी संगठन के साथ नहीं रखा, लेकिन इससे क्या होने लगा कि इनकी आपसी बॉन्डिंग कुछ कमजोर होने लगी। हालांकि ये इस समय ही नवोदित राज्य थे, जब 1947 के आसपास में लगभग बहुत सारे देशों का उद्भव हुआ था ब्रिटेन कॉलोनिज्म से।
तो उस समय अब इन लोगों को महसूस हुई कि ये लोग अगर आपस में एक संगठन करते हैं और एक संगठनिक अपने आप को अलायंस बनाते हैं, तो इन लोगों का डेवलपमेंट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। भौगोलिक रूप से अगर हम लोग बोले तो दक्षिण एशियाई जो देश हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप देखते होंगे दोनों का एक दूसरे पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। सब सारे देशों की लैंडलॉक्ड है, बहुत सारी कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं। कई जगहों पे आप देखते हैं तो एनर्जी के रिसोर्सेस बहुत है, लेकिन उनका उतना डेवलपमेंट नहीं है कि वो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके खुद के लिए। दूसरी तरफ में कुछ ऐसे देश हैं जो कि उन पावर्स को, उन सारे एनर्जीज को यूटिलाइज करने की कंडीशन में है, लेकिन उनके पास में रिसोर्सेस नहीं है। तो ऐसी दशा में इन सब का आपस में एक इंटरलिंक संबंध होना चाहिए। ये संगठन वास्तव में अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाया गया था। ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। दैट वाज नॉट अ पॉलिटिकल वन। इसमें पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। ये माना गया कि अगर हम लोग साउथ एशियन जो रीजन है इस रीजन में अगर बहुत सारे फैक्टर्स पे अगर हम लोग काम करें तो ये हम लोग अपने जो साउथ एशियन रीजन है उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। अ, ऊर्जा के क्षेत्र में बना सकते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में बना सकते हैं। सारे देशों के आपसी सांस्कृतिक एक दूसरे के साथ में जुड़ाव है। सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं एक तरह के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, एक तरह के अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल प्लस माइनस कुछ हद तक लेकर करके एक जैसे लाइफस्टाइल को डिनोट करते हैं। ऐसी कंडीशन में इन लोगों के आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। इन लोगों को आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की जरूरत थी। यही आधार बनता है सार्क का। यही आधार बनता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम लोग दक्षेस कहते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और ये अंतर जितने क्षेत्रीय अंतर सहकारी संगठन रहा और भू राजनीतिक संगठन यानी कि जियो पॉलिटिकल यूनिटी के लिए बनाया गया। इसकी स्थापना 1985 में होती है। 1985 में इसका भी बैकग्राउंड भी समझाऊंगा। बेसिकली इसकी स्थापना अगर हम लोग बात करें तो 1985 में हुई और 8 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के साथ साथ भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सहयोगी और सदस्य देश हैं। कुछ पर्यवेक्षक भी रखे गए हैं, जिसमें चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन, कोरिया, यूएसए और ईरान इसको पर्यवेक्षक के रूप में रखा गया। समय समय भी पर्यवेक्षण करते रहते हैं, राजनीतिक रूप से पर्यवेक्षण करते रहते हैं। चाइना, जापान, यूरोपीय संगठन, कोरियन या यूएसए की बात आप करते हैं तो ये लोग एक मेजर इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन के राज्यों के साथ में बहुत इम्पोर्टेंट व्यापारिक संबंधों पर आधारित है। इन सारे लोगों का जो व्यापार है, उन सारे व्यापार का एक मुख्य एरिया ये साउथ एशियन रीजन है। जितने भी मैंने सदस्य देश बताए, यहाँ पे सदस्य देशों में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी वर्ल्ड का एक रिमार्केबल पॉपुलेशन है, डेंसिटेड प्लेस है और बहुत बड़े उपभोक्ता यहाँ पे रहते हैं। ऐसी दशा में इन लोगों का अगर संगठन सहयोग मजबूत रहेगा तो विश्व के देश इन देशों के साथ कम से कम व्यापारिक, सांस्कृतिक रूप से एक हो सकेंगे। यही सार्क के गठन का प्रमुख उद्देश्य बना। बच्चों, इसके अगर हम लोग एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इसका वास्तव में उद्देश्य क्या था, तो 1980 के आसपास जो जो दक्षिण एशिया के रीजन था, ये रीजन आपसी क्लैशेस से पटा पड़ा था। इसलिए नहीं कि यहाँ पे रोज युद्ध होते रहते थे, बल्कि इनके आपसी साम्राज्य के हित एक दूसरे से टकरा रहे थे। इन हितों के टकराव के कारण क्या हो रहा था, इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं सी, अशांति का माहौल सा बना हुआ था। आर्थिक रूप से भी एक दूसरे से ये लोग विलग हो रहे थे। जबकि अगर वास्तविकता देखी जाए तो इन सब लोगों के आर्थिक हित एक दूसरे के
अनुरूप थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आर्थिक रूप से कैसे एक दूसरे के हितों के पूरक है। आप जानते हैं कि नेपाल और भूटान छोटे से देश हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध संसाधन है। अब आप पूछेंगे कि प्राकृतिक रूप से ऐसा कौन सा संसाधन वहां पे उपलब्ध हो गया, तो जल विद्युत के लिए यानी कि हाइड्रो पावर के लिए सबसे ज्यादा अ, अगर मैं बोलूँ तो प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट। क्योंकि अगर हाइड्रो पावर की आप बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र हैं दोनों, जलप्रपात बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हाइड्रो पावर के उन्मुक्त ऊर्जा स्रोत हैं, बहुत बड़े स्रोत हैं ऊर्जा के। वहीं भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन देशों में ऊर्जा आयात की आवश्यकता है। यहाँ ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा की आयात की आवश्यकता। तो ये दोनों देश, नेपाल और भूटान, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अगर सामरिक समझौता करें, एक आपस में सहयोग करें, तो इन सारे देशों की आपसी कम से कम आर्थिक हितों की तो पूर्ति होगी। इस उद्देश्य से एक प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो लोग संगठनात्मक रूप से अपने आप को एक दूसरे के साथ रखें। इससे आर्थिक रूप से जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो जो हितों का टकराव होगा वो धीरे 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 न्यून होता जाएगा, और कुछ दिनों के बाद ये जो आर्थिक हित हैं ये क्या करेंगे, इन देशों के अन्य संबंधों को भी बढ़ाने पे कार्य करेंगे। धीरे धीरे सांस्कृतिक संबंध बढ़ेंगे, आर्थिक हित जब शांत हो जाता है तो सामरिक हित भी उससे उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर कल्चर की एक दूसरे के साथ में लेन देन बढ़ती है, सामाजिक संबंध बढ़ते हैं। ये सारे मेजर उद्देश्य थे। इन सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी बात सोची गई, जिससे कि सारे सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार की जा सके और गरीबी से आर्थिक और समाज कल्याण में बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि इस साइड के जो देश हैं, इन देशों में कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं, आर्थिक विपन्न है, प्राकृतिक रूप से संसाधित है उनके पास में, लेकिन चूंकि औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे हैं तो औपनिवेशिक साधन जितने भी सरकारें हैं उन सरकारों ने अपने कल्याण के उद्देश्य से इन देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जिनकी यहाँ कॉलोनीज थी, ब्रिटेन जैसे देश, धीरे धीरे वो देश तो बहुत समृद्ध होते गए, लेकिन उनकी समृद्धि की कीमत इस इलाके के जो देश हैं उनको चुकानी पड़ी। वहाँ डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पे मालूम चल रहा था कि औद्योगिक क्रांति हो रही है, लेकिन वो औद्योगिक क्रांति के पीछे जो अगर मैं बात करूं तो संसाधन जो थे वो भारतीय दक्षिण एशियाई देशों के यूज। और जब ये स्वतंत्र होते हैं तो स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पे केवल अगर आप देखते हैं तो विपन्नता मुंह बाय खड़ी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं था, संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद ये उसका अनुप्रयोग नहीं कर सकते थे। इन सब तत्वाधान में इस पूरे क्षेत्रों की बैठक होती है, सभी सदस्य राज्यों को बुलाया जाता है, सभी सदस्य राज्य एक साथ बैठते हैं। इन लोगों का उद्देश्य हुआ कि आपस में सबसे पहले व्यापारिक हितों को बढ़ाया जाए, जिससे व्यापारिक हित में अगर ये सब एक दूसरे के सहयोगी होंगे तो इससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इससे गरीबी इनकी दूर होगी और आर्थिक और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी।
ये लोग आर्थिक सामाजिक कल्याण में इनकी वृद्धि हो सकेगी, ये लोग बढ़ सकेंगे। इसी उद्देश्य से सार्क की स्थापना होती है। तो सार्क की स्थापना के पीछे एम एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये नहीं रखा गया था कि नहीं पॉलिटिकली एक दूसरे के एजेंडा पे लेके काम करना है या एक दूसरे को कम या ज्यादा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के सामाजिक आर्थिक समस्याओं, जो एक जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान, और वो समाधान किस चीज से, आपसी सहयोग के माध्यम से, प्रमुख रूप से व्यापारिक संबंधों को बढ़ा करके, ताकि शांति को, क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम कराई जा सके। यही सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य था। बच्चों, पहली बार ये विचार अगर आप बात करते हैं तो नवंबर 1980 में आता है। ये इसकी पृष्ठभूमि, नवंबर 1980 में उठाया गया। 7 संस्थापक देश थे: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इनके विदेश सचिवों की एक बैठक होती है, जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 1981 में आयोजित। उस समय श्रीलंका भी बहुत ज्यादा, अगर आप बात करें तो, शिकार नहीं था किसी भी तरह के, बहुत ज्यादा हिंसा का शिकार नहीं था, लेकिन विपन्नता तो थी। वहाँ पे भी गरीबी थी, और लगभग पूरे साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन ऑलमोस्ट एक जैसी थी। 1981 में विदेश सचिव जितने भी फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, उनकी कोलंबो में एक बैठक होती है, पहली बार मुलाकात हो। 1980 में इस मुद्दे को उठाया गया, इस विचार को लाया गया। इस विचार के बाद परामर्श हुआ। 7 संस्थापक देश आते हैं: बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ऑलमोस्ट ये एक दूसरे से जुड़े हुए देश थे। अफगानिस्तान उस समय तक का पार्ट नहीं था। अफगानिस्तान अगर हम लोग देखें तो शीत युद्ध में कई बारी अन्य विकसित देश उसका मिसयूज ही कर रहे थे। उन्हें अपने संगठन में शामिल किया हुआ था उन्होंने, लेकिन उनका सिर्फ आर्थिक दोहन चल रहा था, इतनी ज्यादा शांति नहीं थी। लेकिन इन 7 संस्थापक देशों में एक मंतव्य बना कि नहीं, एक तरह से हम लोग एक दूसरे को अगर सहयोग करते हैं, सहयोग करके अगर एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं, तो ये संगठन क्षेत्रीय सहयोग के हिसाब से बहुत स्टेबिलिटी लाएगा। दक्षिण एशिया में अन्य यूरोप या अमेरिका के कॉन्टिनेंट के जैसी सारी चीजें उठ के आएंगी। इसके बाद एक बैठक होती है कोलंबो के बाद। पहले तो अप्रैल में बैठक हुई, विचार तो नवंबर 1980 में ही आया था। 7 अलग अलग देशों को मनाना था, तो सब देशों के बीच में विचार विमर्श, तो 4-6 महीने का समय लगा। अप्रैल 1981 में मुलाकात हुई। उसके कुछ महीने बाद एक संपूर्ण समिति, एक फुल लेंथ कमेटी बैठक की जाती है। इस बैठक में 5 जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है ना, 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र की, कौन कौन से क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता है, उनको चिन्हित किया गया। 1983 में एक बैठक की घोषणा की गई, और नई दिल्ली में पहली बार एक बैठक होती है। और इस बैठक में ये जो 5 डिफरेंट फील्ड्स थे, जिन डिफरेंट फील्ड्स पे चिन्हित किया गया था कि इन क्षेत्रों पे हम लोग को सहयोग, ये सहयोग का था। मैंने बताया, आप लोग को पहले भी बताया कि इसका बिल्कुल प्योर राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। इसका राजनीतिक उद्देश्य ही नहीं था। राजनीति के अलावा और कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं, जिन डायमेंशंस में अन्य देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। इसके लिए एक, अगर मैं बोलूं तो, बैठक की गई थी 1983 में। अपनी पहली बैठक की जाती है सार्क में, और इस सार्क की घोषणा को अपनाया जाता है। 5 सहमत जो क्षेत्र थे, उस क्षेत्रों में एक एकीकृत कार्यक्रम, इंटीग्रल प्रोग्राम किया गया,
कि भाई इंटीग्रल प्रोग्राम होगा और एकीकृत कार्यक्रम होगा। इसमें ग्रामीण विकास एक क्षेत्र रखा गया। जितने भी मैंने दक्षिण एशियाई देश बताए हैं, उन देशों की एक अगर सबसे बड़ी खासियत आप देखेंगे तो विलेज यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि ज़्यादा है। कृषि आधारित देश रहे हैं ज़्यादातर देश, अगर आप बात करते हैं तो कृषि आधारित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है उनके विकास में। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे जो लोग लगे हुए हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से हैं। लेकिन ग्रामों का उतना संतुलित विकास नहीं हो रहा था। इवन संतुलित विकास क्या, गांव में विकास का कोई लक्षण ही नजर नहीं आ रहा था। सोचा गया कि इससे सभी लोग मिल करके जो यहाँ का आधार है, अर्थव्यवस्था का आधार है, उस अर्थव्यवस्था के आधार में ग्रामीण विकास को देखें। दूरसंचार बहुत इंपॉर्टेंट था। दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सही नहीं था। धीरे धीरे विश्व की जो घटनाएं हैं वो बदल रही थी, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रहे थे। दूरसंचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। मौसम विज्ञान के लिए आप देख रहे हैं कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली इन सबको स्टेबल करने का प्रयास किया जा रहा था। स्वास्थ्य इस क्षेत्र की एक विशेष समस्या थी, और जनसांख्यिक गतिविधियां, क्योंकि कहाँ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, अन्य कौन से अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिससे कि जनजीवन में एक डेवलपमेंट हो सके, उनके लिए एक आधार बनाया जा सके। तो ये बेसिकली 5 थे। ग्रामीण विकास हो गया, दूसरा दूरसंचार, तीसरा मौसम विज्ञान, चौथा स्वास्थ्य और पांचवा जनसंख्या गतिविधि। इन 5 कार्यक्रमों को शुरू में जोड़ा गया। एक जब दक्षेस का घोषणा होती है, एक बैठक होती है, उस बैठक में इसको रखने की बात कही गई। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब ये संगठन बैठक होने लगी, सारे लोग मिलने लगे, तो मिलने के बाद कुछ अन्य चीज़ों पे भी फोकस किया गया। बोला गया कि देखो, ये सारे चीज़ें तो ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य गतिविधियां तो हैं, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कई अन्य सेवाओं के बारे में भी हमें देखना चाहिए। अगर इन सेवाओं को हम लोग देखेंगे और इन सारी चीज़ों को देखेंगे, तो व्यापारिक संबंधों के साथ साथ जो सांस्कृतिक संबंध हैं, क्योंकि इन सारे आसपास के क्षेत्रीय राज्यों, क्षेत्रीय देशों की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि लगभग एक जैसे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, लगभग एक जैसे संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए बाद में परिवहन जैसे मुद्दों को, डाक सेवाओं जैसे मुद्दों को, इवन वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग, क्योंकि जो पश्चिमी राष्ट्र हैं या कई विकसित राज्य, वो इन लोगों के साथ कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका वहाँ पे एक, अगर मैं बात करूँ तो टाइप ऑफ मोनोपोली थी। वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से इस मोनोपोली में कोई भी आदमी हस्तक्षेप करे। तो वो उनका एक मेन सोर्स था, वो चाहते ही नहीं थे। तो ऐसी दशा में अगर यहाँ के लोग हैं, ये लोग अगर आपस में वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। और प्लस जो क्षेत्रीय आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सभी लोगों का एक समान डेवलपमेंट हो सकता होगा। बाद में खेल इसमें लाया गया। यहाँ आईपीएल नहीं सोचिएगा कि आईपीएल, ये आईपीए है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अलायंस की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी अभी मैंने इससे पहले ही आप लोगों को आईपीए बताया था। खेल को जोड़ा गया। खेल एक ऐसी चीज है जिससे, अगर हम लोग देखते हैं, अगर मोहल्ले में भी किसी के साथ दो लोगों के बीच में आपस में मनमुटाव सा रहता है, तो उस मनमुटाव को दूर करने के लिए खेल, अगर कला, संस्कृति, खेल, ये क्या करता है, एक दूसरे को करीब लाता है। इसको हम लोग, अगर जब आप मेरे
प्लस पे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। मैं प्लस पे इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाऊंगा। मेंस का टॉपिक होगा जो भी, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो प्लस में हम लोग उसको तैयार करेंगे, तो उसमें मैं आपको डिफरेंट कंसेप्ट समझाऊंगा। एक होता है सॉफ्ट स्किल डिप्लोमेसी। सॉफ्ट स्किल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट स्किल डिप्लोमेसी में क्या होता है कि कोई भी कंट्री अपने जितने भी सॉफ्ट आदतें हैं उनको राजनयिक रूप से प्रयोग करती हैं। लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। संस्कृति से एक दूसरे को जोड़ना, कला से एक दूसरे को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और ये चीजें एक दूसरे को कनेक्ट करने में बहुत मायने रखती है। युद्ध से आप किसी पे विजय तो प्राप्त कर सकते हैं, उसको सहयोगी नहीं बना सकते, लेकिन सॉफ्ट स्किल से, सॉफ्ट डिप्लोमेसी से उस सदा के लिए आप उसको अपना बना सकते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण से खेल का बहुत महत्व है। कला संस्कृति, जैसा कि मैंने बताया, हर जगह की यूनिक संस्कृतियां हैं, लेकिन एक पृष्ठभूमि है। पूरी दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है, लोग एक जैसे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम एक जैसे हैं, लगभग एक जगह के ही, एक ही रीजन के प्रतीक रहे हैं, तो इसलिए लोग एक जैसे रहते हैं। तो ये सारी चीजों को इन पहले 5 के बाद में जोड़ा गया। एक 2005 में, वर्ष 2005, इतने सालों के बाद अफगानिस्तान को सार्क का नया सदस्य बनाया गया। बेसिकली अफगानिस्तान में जो पहले, अगर हम लोग बात करते हैं तो 90 के आसपास में जो परेशानियां चल रही थी, उन 90 के आसपास की जो परेशानियों को देखने के बाद जब अफगानिस्तान में शांति स्थापित होती है, तालिबान का शासन को हटा कर करके वहाँ लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है वर्ष 2000 के आसपास में, तो फिर अफगानिस्तान को भी एक आवश्यकता थी अपनी स्टेबिलिटी की, उसको सहयोग की आवश्यकता थी। आसपास के पड़ोसी जितने भी क्षेत्र थे, पड़ोसी देश थे, अगर वो उसको सहयोग करते तो अफगानिस्तान को रिहैबिलिटेट करने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता। इसीलिए अफगानिस्तान को इस संगठन का सदस्य बनाया गया। चीन और जापान का इन क्षेत्रों में तकनीक के हिसाब से बहुत ज़्यादा योगदान है, व्यापार का बहुत ज़्यादा योगदान है, व्यापारिक तकनीकी क्षेत्र और योगदान इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया, ये पर्यवेक्षक के रूप में, यानी कि भाई जो चीजें चल रही उस संगठन में पर्यवेक्षण करने का कार्य किया गया। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया। यहां सामूहिक रूप से आत्मनिर्भरता, क्योंकि इससे क्या होती कि जितने भी देश हैं, इन देशों में डिपेंडेंसी जो थी वो सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाए। और ये कब संभव था? जब ये एक ग्रुप के रूप में, एक संगठन के रूप में, आप देख रहे हैं पूरे विश्व में ये चीजें फैल रही थी। आप अगर देखते हैं तो यूरोप में भी यूरोपियन यूनियन का गठन किया जाता है। विश्व में जब 2 ध्रुवीय विश्व खत्म होता है, मल्टीपोलर विश्व बनने की प्रक्रिया बनती है, यानी कि जो विश्व है बहुध्रुवीय बनने लगा। विश्व युद्ध के बाद 2 ध्रुवीय जो विश्व था, अब 2 ध्रुवीय हट कर करके मल्टीपोलर विश्व बनने लगा। तो जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आपसी सहयोग और सामूहिक भावना के माध्यम से इसमें विकास का एक अलग सा लक्ष्य होता है। इन लोगों में सामूहिक आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती, इनमें सक्रिय सहयोग हुआ, आपसी सहायता बढ़ावा और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों को सहयोग लिया गया, और इन सहयोग के माध्यम से
जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उन दक्षिण एशियाई देशों में आपस में संगठन होता है ना। अब मैं बात करता हूं कि इसका किस तरह संरचना है। तो इसमें सबसे पहले काउंसिल, अगर मैं बात करूं काउंसिल की, तो इस काउंसिल में सभी सदस्य राज्यों के विदेश मंत्री होते हैं। सबसे पहला जो संगठन होता है वो काउंसिल का होता है, उसमें सभी सदस्यों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। और इनका कहा गया कि सामान्य तौर पर एक वर्ष में 2 बार ये लोग मिलेंगे। एक साल में 2 बार इन लोगों की बैठकें हुआ करेंगी, जिससे जो विदेश मंत्री लेवल की बैठक होगी, काउंसिल का मतलब ये हो गया कि विदेश मंत्री लेवल की बैठक होगी, बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय नहीं होगी, तो इनके 2 साल की बैठक होगी। हालांकि एक और भी चीज कहा गया कि अगर जब भी कोई असाधारण परिस्थिति होती है, कोई भी परिस्थिति जरूरत होती है, तो ये कभी भी इन लोगों को बुलाया जा सकता है, इस बैठक को बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट रोल हो गया कि नहीं भाई ये स्ट्रिक्टली साल में 2 बार ही मिलेंगे, कभी कभी भी बार मिल सकते हैं। अगर कोई अचानक से परिस्थिति मिलनी हुई तो ये मिल सकते हैं। तो इस काउंसिल में ये सारी सिचुएशंस रखी गई। नेक्स्ट, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो इसका काम था कि ये एक, अगर आप बोलते हैं तो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव थी, और इसमें समिति का काम था समग्र निगरानी करना, समन्वय करना, और ये प्राथमिकताओं को तय करने का काम करती, संसाधनों का निर्माण करती कि कौन कौन से संसाधन चाहिए, जितनी भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को काम करना और वित्त पोषण करना। तो स्टैंडिंग कमेटी का मेजर वर्क है। इस स्टैंडिंग कमेटी का काम था कि एक तो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी, प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगी, जितने भी संसाधन हैं जुटाएंगी, और परियोजनाएं, क्योंकि ये परियोजनाएं जो होंगी 2-3 देशों के और सारे जो सदस्य देश हैं उनके साथ मिलकर चल रही होंगी, उनका परफॉर्मेट तैयार करेंगी, वित्तीय पोषण करेंगी। ये भी 1 साल में 2 बार मिलती, और जब भी जरूरत होती तब भी मिलती, मिनिमम 2 बार तो मिलने की बात की गई। और ये अपनी रिपोर्ट जो मंत्री परिषद है, उनकी जो काउंसिल है, उनको सौंपता। ये एक स्थायी समिति थी, और इनका एक चार्टर बनाया गया, जिस चार्टर के आर्टिकल 7 चार्टर था, आर्टिकल 7 के अनुसार जो परियोजनाएं हैं उनके कार्यान्वयन से संबंधित सदस्य राष्ट्रों को गठन करने की बात की गई। एक स्थायी समिति ऐसा फॉर्म करने की बात की गई, जिसमें एक, अगर हम लोग बोले तो निकाय बनाने की बात की गई। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। इनके जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट का फॉर्मेशन की बात किया गया। कहा गया कि जो सेक्रेटेरिएट है उनके बजट, जो भी सेक्रेटेरिएट है भाई, सब चीजों में पैसा, इन परियोजनाओं का पैसा, एक बजट का निर्धारण होगा, एक सारी चीजें बनेगी। इनको जांच करने की बात की गई, गतिविधियों को कैलेंडर के रूप में कि भाई इतने दिन में, मतलब टाइम बाउंडिंग किया गया कि टाइम बाउंडिंग किया जाए। इनका एक फाइनलाइजेशन करने के लिए बात किया गया। स्थायी समिति ने अगर कोई मामला दिया तो उस पर काम करने के लिए ये स्टैंडिंग कमेटी के रूल्स थे, ये रोल थे स्टैंडिंग कमेटी के कि ये सब काम करेंगे। इसमें कई टेक्निकल कमिटीज बनती हैं, और इन टेक्निकल कमिटीज के लिए कुछ प्रोग्रामिंग कमिटीज बनाई गई। तो मतलब है कि ये स्टैंडिंग कमेटी का बहुत मेजर रोल था, जो कि न सिर्फ निगरानी और कोऑर्डिनेशन करती, बल्कि ये जितनी प्रायोरिटीज हैं उनको तय करेंगी। प्रायोरिटीज को तय करने के बाद अपने जितने भी आवश्यक इस सारी चीजों के लिए संसाधनों को जुटाएंगी, परियोजनाओं का काम करेंगे, वित्त पोषण करेंगी, और जितने भी इस तरह के कार्य हैं वो करेंगी, बजट की जांच करेंगी, गतिविधियों को, कैलेंडर को अंतिम रूप देंगी, और बहुत सारे मामलों को उठाएंगी। ये इनका मेजर स्टैंडिंग कमेटी का वर्क दिया गया, रोल इनका मेजर ये था। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्रेटेरिएट, क्योंकि देखो ये सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सारे जो कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों के लिए एक न एक ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट की जरूरत है।
तो उनका जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय, जहां सारे लोग बैठा करें, और अगर हम बोले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में, नेपाल में स्थापना किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क का सचिवालय का, प्री में पूछा जाता है, मेंस में तो खैर इन सब का कोई मतलब नहीं रहता कि कहां, लेकिन आपको जानना चाहिए कि 87 में इसको सेक्रेटेरिएट, जो भी कंट्री, जो भी संगठन है उसका अगर सेक्रेटेरिएट होगा तो प्रशासनिक एक जगह से कार्यक्रम चल रहा होगा और उनकी प्रशासनिक निगरानी समिति बन जाएगी, इसीलिए सचिवालय का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस सचिवालय का जो मेजर वर्क है कि जितने भी सार्क के देश हैं उनकी गतिविधि, जितनी भी उनकी चीजें हैं उनको देखना, उनको समन्वित करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना। जो संघ की बैठकें हैं, जैसे कि जितने भी काउंसिल्स हैं उनकी बैठकें चल रही हैं, उनको देखना, उनके सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इन्हीं का सचिवालय का काम है सार्क का अदर जितने भी संगठन हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना का बना हुआ एक संगठन है, ग्रुप 10 के संगठन हैं, ग्रुप 40 के सदस्य हैं, इस तरह के जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, उन संगठनों के बीच में जितना भी इस पूरे के पूरे ग्रुप है, इस ग्रुप का एक कॉमन एजेंडा को देना, यही इस सचिवालय का काम था। ये ग्रुप कैसे फोकस होगा, इस ग्रुप का एक कॉमन एजेंडा तय कर दिया जाएगा, मतलब एक ये जो इनका एजेंडा है वो सारे सदस्य देशों के एक कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, और वो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सामने कैसे रखा जाए, इसकी बात सोची गई। सचिवालय में अगर हम देखते हैं तो ये जो सेक्रेटेरिएट है, इसमें एक तो महासचिव, जनरल सेक्रेटरी की बात की गई, 7 निदेशक, जितने भी डायरेक्टर हैं, और जितने भी अदर जो सेवा कर्मचारी हैं वो लोगों को शामिल किया गया। 3 साल का इनका सदस्यता रखी गई, लेकिन नवीनीकरण नहीं हो सकता, यानी कि दोबारा फिर से उनको ही नहीं बनाया जाएगा, बार बार रोटेशन के बेसिस पे होंगे, सब लोग रोटेशन पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि इस बार भी यही है, ठीक है भाई, फिर से उनको रिन्यू कर दिया, फिर से उनको रिन्यू कर दिया, नहीं, मोनोपोली नहीं हो, इसके लिए रोटेशनल बेसिस पे किया गया। और ये महासचिव के लिए, चूंकि महासचिव जो होगा 7 देशों को बराबर बराबर मौका मिलेगा, एक ही सदस्य देश नहीं रहे, इससे क्या होगा, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहेगी। भारत के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम है कि नेबर्स फर्स्ट, ये भारत के विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, फर्स्ट नेबर। साथ ही इंडिया के जो स्ट्रेटजिकल प्लेस हैं उसमें भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भारत अगर आप देखते हैं तो ऐसे स्ट्रेटजिकल लोकेशन पे है, जिसको आप बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का एक पार्ट है। अगर हम लोग देखते हैं तो ये भारत एक रास्ता है जहां पर पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया यूरोप के साथ जुड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका सामरिक महत्व है। साथ ही इसके साथ नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन सब लोगों का अगर संगठन रहेगा तो चीन की जो साम्राज्यिक शक्ति है, जो एक बैलेंस ऑफ पावर है, उसका मुकाबला किया जा सकता है। एक कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन बनता है तो विश्व बैलेंसिंग एक्ट पे काम कर रहा होता है, समन्वय के आधार पे कार्य कर रहा होता है, तो उस समन्वय के लिए आवश्यकता है कि ये सारे देशों को एक बैलेंसिंग रूप दिया जाए। एक आप पढ़ेंगे शक्ति संतुलन, जब आप, मैं बार बार बोलता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें शक्ति संतुलन का बहुत बड़ा महत्व है। उस शक्ति संतुलन में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक अग्रणी देश है इस साउथ ईस्ट एशिया का। तो भारत के लिए सबसे बड़ा महत्व है कि सबसे पहले तो भारतीय विदेश नीति में जो नेबर्स फर्स्ट है, उस नेबर फर्स्ट के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता जो संगठन भारत को आसपास के पड़ोसियों के लिए कुछ करने और एक सक्रिय भूमिका, एक साझेदार की भूमिका निभाने में मदद करे। भारत का
चूंकि इन सारे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ सारी स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा टच कर रही है। तो ऐसी दशा में यहाँ पे शांति स्थापित रहेगी तो भारत खुद भी अपना डेवलपमेंट कर सकेगा और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगा। चाइना, भारत का जो इमीडिएट पड़ोसी है, वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। कई बारी अनवांटेड, अगर मैं बात करूं तो अपना एडवांटेज लेने का प्रयास कर रहा है। तो वैसी दशा में आसपास के सभी सहयोगी देश अगर एक साथ जुड़ेंगे तो काम करने में, शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि क्षेत्रीय स्थिरता होगी भारत के लिए। सबसे, ये सारे भारत के महत्व की चीजें हैं। क्षेत्रीय स्थिरता रहेगी तो दक्षिण के जितने भी देश हैं आपस में विश्वास और शांति बनाए रखेंगे, और जहां भी विश्वास, शांति रहेगी और एकजुटता रहेगी तो उस पूरे के पूरे एरिया में डेवलपमेंट का रोल होगा। आप देखिए अमेरिका के इतने विकास का रीजन क्या है। अमेरिका के अगर आप देखते हैं तो पूरे जो उसका जो पड़ोसी देश है कनाडा की तरफ से वो पूरी तरह से निश्चिंत है। इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का युद्ध और युद्धक माहौल नहीं है। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में आपस में बढ़ने का, मिलजुल बढ़ाने का और आपसी विकास का फायदा मिलता है। यूरोप के देश बाहर में जाकर करके औपनिवेशिक रूप से आपस में मारम कुटाई करते रहते थे, लेकिन यूरोप में जब एक बार सेटलमेंट हो गया उसके बाद वहां पे शांति रही, वहां आपस में युद्ध बहुत कम रहे। शुरुआत में हाँ, वर्ल्ड वॉर के समय में एक दूसरे से जो छिटपुट लड़ाइयाँ होती रही, उसके बाद में उन लोगों ने आपस में कंसोलिडेट करने की कोशिश की और एक दूसरे को कंसोलिडेट किया। इस कंसोलिडेशन से बहुत बड़ा फायदा हुआ। वही अगर इस पूरे के पूरे रीजन में हो तो आपसी विश्वास और शांति बनेगी तो एक क्षेत्रीय स्थिरता होगी। भारत विश्व का एक अग्रणी देश है। पॉपुलेशन के माध्यम से, सबसे बड़े बाजार के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, अगर आप देखते हैं कि स्किल्स के माध्यम से, कई क्षेत्रों में डायस्पोरास के माध्यम से विश्व में भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका है। भारत पहले भी विश्व का नेतृत्व करता था और अभी भी इमर्जिंग पावर है। ऐसी कंडीशन में आप अपनी इमर्जिंग पावर को कब शो कर सकते हैं, जब आसपास के क्षेत्रों की जिम्मेदारी लें। इसके लिए ये एक मंच प्रदान करता है और ये अपने नेतृत्व की कला का प्रदर्शन कर सकता था इस मंच के माध्यम से। साथ ही आपको मालूम होगा कि एक भारत की नीति, विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू रहा लुक ईस्ट। भारत की नीति का, विदेश नीति का मुख्य है लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो। हालांकि इसको अब और चेंज करके एक्ट ईस्ट कर दिया गया है, मतलब उनके लिए कुछ करें। इसलिए आप देखते होंगे नॉर्थ ईस्ट में भी कई भूमिकाएं निभाई गई। जो नॉर्थ ईस्ट है, उस नॉर्थ ईस्ट रीजन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी दी जा रही है। और ये एक टाइप का गेम चेंजर है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे आप और इन सब के सहयोग, क्योंकि देखो कई ऐसी चीज़ें जो भारत के निर्यात के बाजार जो हैं वो इन क्षेत्रों में हैं। भारत में कई ऐसी तकनीकों का विकास हो रहा है, जो तकनीक और जो चीज़ें हैं वो इन देशों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये इन देशों को निर्यातित करेगा तो भारत के लिए बाजार मिलेगा और प्लस उन देशों के लिए यहीं से सारी चीज़ें मिल सकेंगी। तो ये दक्षेस इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता था। आर्थिक एकीकरण होता, यूनिफॉर्मिटी बनती, इकोनॉमिक कोलिबरेशन बनता, इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ में जुड़ते आप, सब में एक साथ समृद्धि आती। ये दक्षेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन इसमें कई चैलेंज है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कई चुनौतियां आई। सबसे पहले तो क्षेत्रीय संगठन है। टेक्निकली, थियरिटिकली कहा गया कि वर्ष में 2 बैठक तो कम से कम बुलाई जाए, समय समय पे बैठक बुलाई जाए, जरूरत पड़े तो आवृत्ति बढ़ा कर करके बैठक बुलाई जाए। जितने भी सदस्य हैं उन लोगों को समझने के लिए बैठक बुलाई जाए, अधिक से अधिक समय दिया जाए, अधिक से अधिक इन लोगों को इंगेज किया जाए। लेकिन
2 साल में बैठक बुलाया जाने लगा। तो कहा गया कि 2 साल को सालाना बैठक के रूप में बुला लिया जाए, जो सदस्य देश हैं एक साथ बैठ जाएं साल में एक बार। और जो व्यापक क्षेत्र है उसमें ऊर्जा और संसाधन का बहुत महत्व रहा। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों स्तरों पर ये चीजें नहीं हो सकी। ये बनाया तो गया था कि इसमें कोई पॉलिटिकल कोई भी चीजों को नहीं उठाया जाए, लेकिन पॉलिटिसाइज्ड हो गया, गुट बनने लगे, कम बैठकें होने लगी, लोग इसको बस एक संगठन, एक मुखौटा संगठन बना के चल दिए, सोचे कि हाँ ये बैठक हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। एक साफ्टा है जिसमें मुक्त व्यापार की बात की गई थी कि इस एरिया में जो भी सदस्य देश है उसमें मुक्त व्यापार हो, आपस में किसी तरह का टैक्सेशन नहीं हो। जब मुक्त व्यापार रहेगा तो फिर क्या रहेगा, टैक्सेशन नहीं रहने से आवश्यकता की चीजें हो सकेंगी, देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापारिक विकास होगा, समझौते होंगे। लेकिन सदस्य देशों की हठ धर्मिता आड़े आने लगी। इसमें कई जगहों पे सूचना प्रौद्योगिकी की जो मामले थे उसमें कई देशों ने अपनी ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। उत्साह नहीं दिखाने के कारण क्या होने लगा कि ये चीज़ें धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो गई। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और पाकिस्तान, क्योंकि इसमें दो देशों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अन्य सदस्य देशों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व रहा वो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान इसके मुख्य दो नेशंस थे इस पूरे एरिया के। लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंधों के जो आयाम है उसमें तनाव बढ़ता चला गया। पाकिस्तान ने जो प्रायोजित आतंकवाद या अन्य जो उसके चीजें हैं उसका भारत ने विरोध किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध जो है वो धीरे धीरे और तनाव और संघर्ष में बदलते चले गए। अब जैसे ही ये संघर्ष बढ़े तो मंच एक है लेकिन आपसी कटुता अगर रहेगी, अगर एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का वैमनस्य रहेगा, एक दूसरे को आप कभी भी सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वैसी कंडीशन पाकिस्तान कई बारी जितने भी बार उठेगा उसमें कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देता है जिस मुद्दे को लेकर करके इसकी बैठक बीच में ही छूट जाती है। अभी तो खैर भारत ने बिल्कुल अपना एक स्टैंड लिया है कि भाई किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान के साथ वार्ता तभी होगी जब वो ये बोले कि वो किसी भी तरह से किसी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा। ये इंडिया का एक स्टैंड है। उस पे ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान कई बार इस पे राजी नहीं होता। तो इसके कारण ये जो संगठन है, इस संगठन में अब इसका धीरे 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 जो अगर मैं बात करूं तो महत्व कम होता जा रहा है, रिलीवेंस कम होता जा रहा है, क्योंकि दो मुख्य सदस्य देश खत्म हो गए। दूसरी तरफ आप अगर देखते हैं तो बिम्स्टेक जैसे हाँ संगठन उभर के आ रहे हैं। बिम्स्टेक जैसे संगठन के उभर के आने के बाद सार्क की जो रिलेवेंसी है वो कम होने लगी, क्योंकि के पैरेलल वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है जो सार्क के पैरेलल है। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो चाइना ने भी अपना एक संगठन बनाया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान वहाँ भी सदस्य देश हैं, वहाँ इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई क्लैश होने के बावजूद नहीं है। लेकिन सार्क में चूंकि इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका और इन दोनों की ही राजनीतिक और राजनयिक दोनों संबंधों पे एक अनिश्चितता सी छाई हुई है, इसलिए जो सार्क है उसका अभी अगर मैं बात करूं तो भविष्य थोड़ा अनिश्चित सा प्रतीत हो रहा है। हालांकि दोनों देशों को, भारत को और पाकिस्तान को, ये तय करना होगा
कि वो दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं इसमें किस तरह से अपनी भूमिका, क्योंकि सारे जितने भी छोटे देश हैं, जितने भी अन्य सदस्य देश हैं, ये इन दोनों देशों के संबंधों के आधार पर ही और इन दोनों देशों की ओर ही देख रहे होते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इस सार्क को फिर से रिलीवेंस बनाया जाए। अगर सार्क रिलीवेंट रहेगा तो इस सार्क के रिलीवेंट होने से दक्षिण एशिया में कम से कम एक मजबूती आएगी, एक आधार आएगा। लेकिन इसमें सभी सदस्य देशों को ये समझना पड़ेगा कि ये संगठन जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य को कहा जाए। हालांकि राजनीतिक मामले को अगर हम छोड़ भी दें तो राष्ट्रीय हित के कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इस सार्क जैसे संगठन में एक चैलेंज है, एक चुनौती है। उस चुनौती को दूर करने के लिए सारे देशों को मैच्योरिटी का लेवल दिखाना पड़ेगा, अपने उत्तरदायित्व को समझना पड़ेगा, अपने जो हित हैं उन हितों को राष्ट्रीय हित के साथ जोड़ते हुए एक परिपक्वता दिखानी पड़ेगी, तभी इस संगठन की भूमिका बढ़ेगी। और ये संगठन नो डाउट अगर ये संगठन बनेगा तो एशिया को फिर से पूरे विश्व में एक स्थान दिला सकेगा। तो ये सार्क का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है। बच्चों, मैं अगली सीरीज में ये पूरे मंथ की जो सीरीज है इसमें मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि आज मैंने आपको सार्क पढ़ाया। बहुत जल्दी ही मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाऊंगा, बिम्स्टेक लेकर के आ रहा हूं अगले क्लास में। बिम्स्टेक है, जरूर देखिएगा, मेरे साथ जुड़िए t.me unacademy_निशांत श्रीवास्तव पे। इंटरनेशनल रिलेशंस या जितने भी चीज़ें हैं उसको पढ़ने के लिए आप लोग प्लस कोर्स में इनरोलमेंट लें। इनरोलमेंट लेते समय मेरे कोड निशांत1 का यूज़ करें, 10% ऑफ तो मिलेगा ही। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस या इस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बताइए, क्लासेस के बारे में बताइए। आप लोगों का ये सहयोग, आप लोगों का ये जो उत्साह है, ये हमें भी उत्साहित करता है कि आप लोगों के लिए नए नए ज्ञान की चीज़ों को लाते रहें, नई नई चीज़ों को बताते रहें, आपके साथ जुड़े रहें, आपकी सफलता में भागीदार रहें। और ये इम्पॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताएं। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। ये सब्सक्राइब बटन आप लोगों को बहुत नई नई चीज़ों की जानकारी भी देगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा, ये टॉपिक पसंद आएगा। मेनी मेनी थैंक्स ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।